आइए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 इतिहास के एक बेहद ही दिलचस्प और दुनिया को बदल देने वाले अध्याय की, फ्रांसीसी क्रांति। ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई आम घटना नहीं है, बल्कि ये वो चिंगारी है जिसने स्वतंत्रता और समानता के उन विचारों को जन्म दिया जिन्हें आज हम अपना मौलिक अधिकार मानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था जिसने सदियों पुरानी राजशाही को उखाड़ फेंका। इस पूरी चर्चा के दौरान हम एक साफ रूपरेखा लेकर चलेंगे। सबसे पहले 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज को समझेंगे, फिर क्रांति के मुख्य कारणों को जानेंगे। इसके बाद क्रांति की शुरुआत, राजतंत्र का अंत, आतंक का युग और आखिर में इस क्रांति के वैश्विक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, 18वीं सदी का फ्रांसीसी समाज। राजा लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस का समाज पूरी तरह से 3 एस्टेट्स यानी 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला एस्टेट पादरी वर्ग का था, जो सीधे चर्च से जुड़े थे। दूसरा एस्टेट कुलीन वर्ग था, जिसमें अमीर और रसूखदार लोग शामिल थे। और फिर आता था तीसरा एस्टेट यानी सामान्य जनता। इसमें किसान, मजदूर, कारीगर, व्यापारी और छोटे कर्मचारी आते थे। उस समय समाज का पूरा ढांचा जन्म पर आधारित था, आपकी काबिलियत या योग्यता पर नहीं। अब जरा इन जनसांख्यिकी यानी पॉपुलेशन के आंकड़ों पर गौर करते हैं। फ्रांस की कुल आबादी का 98% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तीसरे एस्टेट का था। जी हाँ, 98%, जबकि पहले और दूसरे एस्टेट के लोग मिलकर पूरी आबादी का महज 2% थे। लेकिन विडंबना देखिए, ये 98% विशाल आबादी समाज में सबसे निचले पायदान पर थी और राजनीतिक शक्ति से पूरी तरह दूर थी। और आर्थिक असमानता तो अपने चरम पर थी। 2% आबादी वाले पहले और दूसरे एस्टेट के पास सारी राजनीतिक ताकत थी और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा कर का बोझ, चाहे वो सीधा टैक्स हो या अप्रत्यक्ष, उस 98% गरीब जनता के कंधों पर डाल दिया गया था। जाहिर है, ये एक ऐसा बेतुका ढांचा था जो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं था। और यहीं से हम पहुंचते हैं भाग 2 पर, क्रांति के मुख्य कारण। जरा सोचिए, 2 अरब लीवरे उस समय फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी और ये फ्रांस के ऊपर चढ़ा हुआ एक भारी भरकम राष्ट्रीय कर्ज था। ये कर्ज आखिर बढ़ा कैसे? मुख्य रूप से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में फ्रांस द्वारा दी गई मदद और राजा लुई 16वें की वर्साय के राजमहल में विलासितापूर्ण और खर्चीली जीवन शैली के कारण अब खजाना खाली था और इसे भरने के लिए राजा तीसरे एस्टेट पर और भी टैक्स थोपना चाहता था। इसी बीच फ्रांस में एक और भयानक मुसीबत आ गई जिसे जीविका संकट या सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और दूसरी तरफ भयानक सूखे और ओलावृष्टि के कारण फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। इसका नतीजा ये हुआ कि मुख्य आहार यानी रोटी की कीमतें आसमान छूने लगीं। हालत इतने बदतर हो गए कि सबसे गरीब नागरिक अपनी कमाई का 80% हिस्सा केवल रोटी खरीदने पर खर्च करने लगे। लोगों के जीने के मूल साधन ही खतरे में पड़ गए थे। जले पर नमक छिड़कने का काम किया इन भयानक करों ने। टाइद चर्च द्वारा लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था, और टाइल वो सीधा कर था जो राज्य को चुकाना पड़ता था। इसके अलावा नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी टैक्स लगा हुआ था। तीसरे एस्टेट के गरीब किसान इन करों के भारी बोझ तले पूरी तरह कुचले जा रहे थे। इस घोर निराशा के बीच रोशनी की एक किरण बनकर आए कुछ नए दार्शनिक विचार। जाने माने विचारक जीन जैक्स रूसो ने कहा था कि सरकार जनता और सरकार के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित होनी चाहिए। रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने राजा के दैवीय अधिकारों को सीधे तौर पर चुनौती दी। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और सरकार में शक्तियों के विभाजन जैसी बातें रखीं। इन विचारों ने आम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये राजशाही सच में जरूरी है। और इन विचारों को परवान चढ़ाया एक नए वर्ग ने। 18वीं सदी में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसे बुर्जुआजी भी कहा जाता है। इसमें व्यापारी, वकील और शिक्षक शामिल थे जिन्होंने विदेशी व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए धन कमाया था। ये लोग पढ़े लिखे थे और इनका दृढ़ विश्वास था कि समाज में किसी की भी हैसियत उसके जन्म पर नहीं बल्कि उसकी योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। देखते ही देखते ये नया वर्ग क्रांति की बौद्धिक रीढ़ बन गया। अब आते हैं भाग 3 की ओर,
क्रांति की शुरुआत। मई से अगस्त 1789 के बीच घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मई में राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। फिर जून में टेनिस कोर्ट्स की शपथ हुई। जुलाई में बैस्टील पर हमला हुआ और अगस्त आते आते मानवाधिकारों की घोषणा कर दी गई। मात्र कुछ ही महीनों में फ्रांस एक कागजी बैठक से एक पूर्ण स्तरीय बगावत में तब्दील हो गया। 20 जून 1789 का वो दिन काफी अहम था। एस्टेट्स जनरल की बैठक में जब तीसरे वर्ग को समान मतदान का अधिकार नहीं दिया गया तो उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होकर ये ऐतिहासिक शपथ ली कि जब तक वे राजा की शक्तियों को सीमित करने वाला एक नया संविधान नहीं बना लेते तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे। ये राजशाही के खिलाफ एकदम खुली बगावत थी। और फिर 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रतीकात्मक क्षण आया, बैस्टिल जेल का पतन। रोटी की बढ़ती कीमतों से परेशान और राजा की सेना से डरी हुई हजारों की भीड़ ने हथियारों की तलाश में इस किले-नुमा जेल पर सीधा हमला कर दिया। बैस्टिल असल में राजा की निरंकुश शक्ति और अत्याचार का प्रतीक था। इसका ढहना फ्रांस में क्रांति की औपचारिक शुरुआत बन गया। इसी के साथ शुरू होता है भाग 4, राजतंत्र का अंत। 1791 में फ्रांस का पहला संविधान लागू हुआ, जिसने राजा की शक्तियों को काफी हद तक कम कर दिया और शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया। फ्रांस अब एक संवैधानिक राजतंत्र बन चुका था, लेकिन हालात अभी भी स्थिर नहीं थे। विदेशी युद्धों और आंतरिक कलह के चलते 1792 में राजतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। अंततः राजा लुई 16वें पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। भाग 5, आतंक का युग। राजशाही के खात्मे के बाद सत्ता में जैकोबिन दल का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने किया। उसके शासनकाल को इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस दौरान गणतंत्र के दुश्मनों के नाम पर हजारों लोगों को मृत्युदंड दिया गया। ये एक ऐसा खौफनाक समय था जब क्रांति मानो अपने ही लोगों को खत्म कर रही थी। अंततः रोबेस्पियर का भी पतन हुआ, डायरेक्टरी शासन आया जो पूरी तरह विफल रहा और इसी राजनीतिक अस्थिरता ने आगे चलकर सैन्य तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के सत्ता में आने का रास्ता साफ कर दिया। अब पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी भाग पर, क्रांति का वैश्विक प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल पुराने सामंती आदेश और निरंकुश राजतंत्र को नष्ट किया, बल्कि दुनिया को स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक अधिकार और राष्ट्रवाद जैसे महान विचार दिए। इस क्रांति ने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि जब आम जनता एकजुट होती है तो किसी भी तानाशाही शासन को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। 18वीं सदी में जन्मे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ये क्रांतिकारी विचार आज भी आधुनिक लोकतंत्रों को आकार दे रहे हैं। जरा सोचिए, क्या आज भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आम जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए वैसी ही लड़ाई नहीं लड़ रही है? इतिहास केवल बीता हुआ कल नहीं होता, यह हमारे वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने का एक बेहद शक्तिशाली साधन है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।